प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है रेडियो पाठशाला में। 19वीं सदी का भारत गहरे सामाजिक विभाजन से गुजर रहा था। समाज केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक रूप से भी दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ वो वर्ग था जिसके पास ज्ञान, धर्म और सत्ता का अधिकार था, और दूसरी तरफ विशाल बहुजन समाज था जिसे श्रम करने के बावजूद सम्मान, शिक्षा और निर्णय लेने के अधिकार से दूर रखा गया था। जाति केवल सामाजिक पहचान नहीं रही थी, वो जीवन का भाग्य बन चुकी थी। जन्म ही तय कर देता था कि कौन पढ़ेगा, कौन पूजा करेगा, कौन शासन करेगा और कौन सेवा करेगा। इस व्यवस्था को प्राकृतिक या ईश्वरीय सत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। लोगों को ये विश्वास दिलाया गया कि उनकी सामाजिक स्थिति ईश्वर द्वारा निर्धारित है, इसलिए उसे बदलना पाप है। यहीं से मानसिक गुलामी की शुरुआत होती है, जब मनुष्य अन्याय को भी न्याय मानने लगता है और अपने ही अधिकारों पर प्रश्न उठाना छोड़ देता है। इसी परिस्थिति में ज्योतिराव फुले ने समाज से एक मूलभूत प्रश्न पूछा। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या सचमुच ईश्वर ने मनुष्यों को ऊंचा नीचा बनाया है, या फिर कुछ शक्तिशाली समूहों ने धर्म और मिथकों का उपयोग करके समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। फुले के लिए समस्या केवल सामाजिक असमानता नहीं थी। समस्या ये थी कि असमानता को धर्म का रूप देकर स्थायी बना दिया गया था। 1873 में उन्होंने गुलामगिरी लिखी। ये पुस्तक केवल साहित्यिक रचना नहीं थी, बल्कि एक वैचारिक हस्तक्षेप थी। इसमें उन्होंने धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और सामाजिक परंपराओं की आलोचनात्मक समीक्षा की और ये दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार ज्ञान और धर्म का इस्तेमाल सत्ता बनाए रखने के लिए किया गया। उनका उद्देश्य किसी आस्था का अपमान करना नहीं था, बल्कि उस संरचना को समझना था जिसने लाखों लोगों को शिक्षा, सम्मान और स्वतंत्र सोच से वंचित रखा। फुले ने ये स्पष्ट किया कि वास्तविक गुलामी शरीर की नहीं, बल्कि मन की होती है। जब मनुष्य स्वयं को जन्म से हीन मान लेता है, जब वो प्रश्न करना छोड़ देता है, जब वो अपनी स्थिति को नियति समझ लेता है, तभी गुलामी सबसे मजबूत हो जाती है। गुलामगिरी इसी मानसिक बंधन को पहचानने और तोड़ने का आह्वान है। ये पुस्तक समाज को ये सिखाती है कि मुक्ति बाहरी परिवर्तन से पहले चेतना के परिवर्तन से आती है और समानता की शुरुआत ज्ञान, शिक्षा और तर्क से होती है। ज्योतिराव फुले गुलामी को केवल शरीर की कैद या बाहरी बंधनों तक सीमित नहीं मानते थे। उनके अनुसार गुलामी एक ऐसी व्यवस्था है जो मनुष्य के जीवन के कई स्तरों पर काम करती है। अक्सर लोग गुलामी को केवल जंजीरों, दास प्रथा या बलपूर्वक नियंत्रण से जोड़कर देखते हैं, लेकिन फुले बताते हैं कि वास्तविक गुलामी उससे कहीं अधिक गहरी और अदृश्य होती है। पहला रूप है शारीरिक गुलामी। इसमें मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किया जाता है, उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है, उसे आदेश मानने के लिए मजबूर किया जाता है और उसकी श्रम शक्ति पर किसी दूसरे का अधिकार हो जाता है। इतिहास में दास प्रथा, जबरन श्रम और उपनिवेशवाद इसके उदाहरण रहे हैं। ये गुलामी दिखाई देती है, इसलिए इसके विरुद्ध विद्रोह भी अपेक्षाकृत जल्दी पैदा होता है। दूसरा रूप है आर्थिक गुलामी। इसमें व्यक्ति देखने में स्वतंत्र लगता है, लेकिन उसकी आजीविका, संसाधन और अवसर किसी दूसरे वर्ग के नियंत्रण में होते हैं। वो काम तो करता है, पर उसकी मेहनत का वास्तविक लाभ उसे नहीं मिलता। गरीबी, कर्ज, संसाधनों पर असमान अधिकार और श्रम का शोषण इस प्रकार की गुलामी को मजबूत बनाते हैं। आर्थिक निर्भरता मनुष्य को निर्णय लेने की स्वतंत्रता से दूर कर देती है, लेकिन फुले के अनुसार सबसे खतरनाक रूप मानसिक गुलामी है। ये वो अवस्था है जब मनुष्य स्वयं को हीन, अयोग्य या जन्म से निम्न मानने लगता है। उसे ये विश्वास करा दिया जाता है कि उसकी स्थिति बदल नहीं सकती, क्योंकि यही उसकी नियति है। जब अन्याय को ही धर्म, परंपरा या ईश्वर की इच्छा घोषित कर दिया जाता है, तब मनुष्य विरोध करने की क्षमता खो देता है। वो स्वयं अपनी सीमाओं का रक्षक बन जाता है। यही वो क्षण है जहां दासता सबसे गहरी हो जाती है। फुले जाति व्यवस्था को मानसिक गुलामी का सबसे संगठित उदाहरण मानते हैं। इस व्यवस्था में जन्म ही मनुष्य का भविष्य तय कर देता है। कौन शिक्षा पाएगा, कौन ज्ञान अर्जित करेगा और कौन केवल सेवा करेगा, ये सब पहले से निर्धारित कर दिया जाता है। शिक्षा पर रोक लगाकर और ज्ञान को सीमित वर्ग के नियंत्रण में रखकर समाज में असमानता स्थायी बना दी जाती है।
फुले का तर्क स्पष्ट था कि ज्ञान केवल जानकारी नहीं बल्कि शक्ति है। जिस समाज में ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित हो जाता है, वहां सत्ता भी उसी वर्ग के हाथों में केंद्रित हो जाती है। इसलिए गुलामी की जड़ें तोड़ने का पहला कदम शिक्षा और चेतना का प्रसार है। जब मनुष्य सीखता है, प्रश्न करता है और स्वयं को बराबर मानने लगता है, तभी वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। ज्योतिराव फुले भारतीय समाज की उत्पत्ति और सत्ता संरचना को समझने के लिए इतिहास की नई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार भारत का मूल समाज वे लोग थे जो भूमि से जुड़े हुए थे: किसान, श्रमिक, कारीगर और आदिवासी समुदाय। यही वे लोग थे जिन्होंने खेती की, उत्पादन किया, प्रकृति के साथ जीवन बनाया और सभ्यता की वास्तविक नींव रखी। फुले उन्हें इस देश के मूल निवासी मानते हैं, जिनकी जीवन व्यवस्था श्रम, सामूहिकता और प्रकृति के संतुलन पर आधारित थी। फुले का तर्क था कि बाद में एक बाहरी समूह भारत आया, जिसे उन्होंने आर्य कहा। उनके अनुसार ये समूह केवल भौतिक शक्ति से नहीं बल्कि वैचारिक और धार्मिक रणनीति के माध्यम से प्रभावशाली बना। उन्होंने सीधे युद्ध और हिंसा से अधिक प्रभावी तरीका अपनाया। विचारों और विश्वासों पर नियंत्रण। समाज को जीतने के लिए तलवार से अधिक शक्तिशाली साधन बना दिया गया धर्म और कथा। फुले के अनुसार सत्ता स्थापित करने के लिए नई धार्मिक कहानियां गढ़ी गईं। देवताओं, अवतारों और दैवी युद्धों की कथाएं केवल आध्यात्मिक नहीं थी, वे सामाजिक संरचना को वैध ठहराने का माध्यम बन गईं। कुछ समूहों को देवतुल्य बताया गया और कुछ को दानव, असुर या अधम रूप में चित्रित किया गया। इस प्रकार सामाजिक संघर्ष को धार्मिक संघर्ष में बदल दिया गया। पाप और पुण्य की अवधारणाएं भी सामाजिक नियंत्रण का साधन बन गईं। लोगों को ये सिखाया गया कि सामाजिक नियमों का पालन करना धार्मिक कर्तव्य है और उनसे विचलित होना पाप। इससे व्यवस्था के विरुद्ध प्रश्न उठाना केवल सामाजिक नहीं बल्कि धार्मिक अपराध जैसा प्रतीत होने लगा। परिणाम ये हुआ कि असमानता को नैतिक और ईश्वरीय मान्यता मिल गई। फुले का मानना था कि इस प्रक्रिया में वास्तविक इतिहास धीरे धीरे मिथकों में बदल दिया गया। जो संघर्ष सामाजिक या राजनीतिक थे, वे धर्म कथाओं के रूप में प्रस्तुत किए गए। इतिहास की स्मृति कमजोर हुई और उसकी जगह पौराणिक व्याख्याएं स्थापित हो गईं। जब इतिहास कथा बन जाता है, तब सत्ता को चुनौती देना कठिन हो जाता है, क्योंकि वह केवल राजनीतिक शक्ति नहीं रह जाती बल्कि पवित्र सत्य के रूप में स्वीकार कर ली जाती है। इस विश्लेषण के माध्यम से फुले समाज से आग्रह करते हैं कि वह इतिहास को श्रद्धा के साथ नहीं बल्कि तर्क और प्रश्न के साथ समझे। उनके लिए अतीत को जानना केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि वर्तमान सामाजिक असमानताओं की जड़ों को पहचानना था। ज्योतिराव फुले के विचार में समाज की असमानता केवल सामाजिक परंपरा का परिणाम नहीं थी बल्कि एक संगठित सत्ता व्यवस्था का हिस्सा थी। उनका मानना था कि धर्म और ज्ञान को मिलाकर ऐसी संरचना बनाई गई जिसमें कुछ लोगों के हाथों में अधिकार केंद्रित हो गए। उन्होंने ये तर्क रखा कि धार्मिक ग्रंथ केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साधन नहीं रहे बल्कि धीरे धीरे सामाजिक नियंत्रण के औजार बन गए। फुले के अनुसार सत्ता बनाए रखने की सबसे प्रभावी रणनीति शिक्षा पर नियंत्रण स्थापित करना थी। यदि ज्ञान सबके पास पहुंच जाए तो मनुष्य प्रश्न करना शुरू कर देता है और प्रश्न सत्ता के लिए चुनौती बन जाते हैं। इसलिए शिक्षा को सीमित वर्ग तक रखा गया और बड़े समाज को सीखने से दूर रखा गया। शिक्षा से वंचित व्यक्ति अपने अधिकारों को पहचान ही नहीं पाता और यही स्थिति गुलामी को स्थायी बना देती है। संस्कृत भाषा पर अधिकार भी इसी व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग था। धार्मिक ज्ञान, शास्त्र और दर्शन उसी भाषा में लिखे गए जिसे आम जनता समझ नहीं सकती थी। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं रही, वो शक्ति का प्रतीक बन गई। जो भाषा समझता था वही धर्म की व्याख्या करता था, नियम बनाता था और समाज की दिशा तय करता था। इस प्रकार ज्ञान का स्रोत बंद कर दिया गया और उसकी चाबी एक विशेष वर्ग के पास रही। फुले का कहना था कि शूद्रों और श्रमिक समुदायों को जानबूझकर अज्ञान में रखा गया। उन्हें ये विश्वास दिलाया गया कि ज्ञान प्राप्त करना उनका अधिकार नहीं है। जब मनुष्य को ये मानने के लिए प्रशिक्षित कर दिया जाए कि वो सीखने योग्य नहीं है, तब वो स्वयं ही सीमाओं को स्वीकार कर लेता है। यही मानसिक नियंत्रण सत्ता का सबसे मजबूत आधार बन जाता है। उनकी दृष्टि में ज्ञान और सत्ता का संबंध सीधा था। जिस समाज में ज्ञान छिपा दिया जाता है, वहाँ स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। बिना शिक्षा के व्यक्ति परंपरा को सत्य मान लेता है
और अन्याय को भी व्यवस्था समझकर स्वीकार कर लेता है। इसलिए फुले के लिए सामाजिक क्रांति का पहला कदम ज्ञान का लोकतंत्रीकरण था। शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचे, भाषा सबकी हो और धर्म की व्याख्या पर किसी एक वर्ग का अधिकार न रहे। इस विचार के माध्यम से वे ये बताना चाहते थे कि गुलामी केवल बल प्रयोग से नहीं टिकती, वो तब टिकती है जब ज्ञान सीमित कर दिया जाता है। जैसे ही ज्ञान साझा होता है, समाज में चेतना पैदा होती है और चेतना ही स्वतंत्रता की शुरुआत बनती है। ज्योतिराव फुले धार्मिक कथाओं और मिथकों को केवल आस्था की दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। वे मानते हैं कि किसी भी समाज की कहानियां केवल मनोरंजन या आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होती, वे उस समाज की सत्ता संरचना और मूल्यों को भी व्यक्त करती हैं। इसलिए उन्होंने रामायण, पुराणों और विभिन्न अवतार कथाओं का अध्ययन करते हुए ये प्रश्न उठाया कि इन कथाओं में बार बार एक ही प्रकार की संरचना क्यों दिखाई देती है। फुले ने देखा कि देवताओं को हमेशा श्रेष्ठ, पवित्र और विजयी रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि असुरों या राक्षसों को हिंसक, अज्ञानपूर्ण और पराजित दिखाया गया है। उन्होंने पूछा कि क्या ये केवल धार्मिक प्रतीक है या इसके पीछे कोई सामाजिक अर्थ भी छिपा है। उनके अनुसार ये विभाजन केवल नैतिक अच्छाई और बुराई का नहीं था, बल्कि समाज के भीतर मौजूद शक्ति संबंधों का प्रतीक था। फुले का तर्क था कि जिन समुदायों को असुर कहा गया, वे संभवतः इस भूमि के मूल निवासी थे, कृषक, श्रमिक और स्थानीय समाज। जब नए शासक समूहों ने सत्ता स्थापित की, तब संघर्षों को धार्मिक रूप दिया गया। विजेताओं को देवता और पराजितों को दानव के रूप में चित्रित किया गया। इस प्रकार ऐतिहासिक संघर्षों को मिथकीय युद्धों में बदल दिया गया, जिससे सत्ता को नैतिक वैधता मिल सके। उनके अनुसार जब इतिहास को धार्मिक कथा में बदल दिया जाता है, तो समाज उस कथा को प्रश्नों से परे पवित्र सत्य मानने लगता है। इससे सामाजिक असमानता प्राकृतिक और ईश्वरीय प्रतीत होने लगती है। लोग ये सोचने लगते हैं कि कुछ समूह जन्म से श्रेष्ठ हैं और कुछ जन्म से ही पराजित होने के लिए बने हैं। यही प्रक्रिया मानसिक गुलामी को मजबूत करती है। फुले का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि मिथकों की व्याख्या हमेशा सत्ता से जुड़ी होती है। वे समाज से आग्रह करते हैं कि कथाओं को केवल श्रद्धा से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक चेतना और तर्क के साथ भी पढ़ा जाए। जब लोग समझने लगते हैं कि कहानियां भी समय और सत्ता के प्रभाव में बनती हैं, तब वे अपने अतीत और वर्तमान को नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। उनके लिए मिथकों की आलोचनात्मक समझ सामाजिक जागृति की दिशा में एक आवश्यक कदम थी। ज्योतिराव फुले के विचार में सामाजिक परिवर्तन की सबसे शक्तिशाली कुंजी शिक्षा थी। वे समझ चुके थे कि समाज में असमानता केवल आर्थिक या धार्मिक कारणों से नहीं बनी रहती, बल्कि इसलिए टिकती है क्योंकि बड़े वर्ग को ज्ञान से दूर रखा जाता है। जब मनुष्य पढ़ नहीं सकता, सोच नहीं सकता और प्रश्न नहीं कर सकता, तब वो दूसरों द्वारा बनाई गई व्यवस्था को ही सत्य मान लेता है। इसलिए फुले के लिए शिक्षा केवल सीखने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि मुक्ति का मार्ग थी। इसी विश्वास के साथ उन्होंने और सावित्रीबाई फुले ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय क्रांतिकारी माना गया। उन्होंने उन लोगों के लिए विद्यालय खोले जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया था, लड़कियां, दलित समुदाय और श्रमिक वर्ग के बच्चे। उस समय समाज में ये धारणा गहरी थी कि शिक्षा केवल कुछ विशेष वर्गों का अधिकार है और स्त्रियों या निम्न माने गए समुदायों को पढ़ाना सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध माना जाता था। जब सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थीं, तो उन्हें अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ता था। रास्ते में उन पर पत्थर और कीचड़ फेंके जाते थे, गालियां दी जाती थीं और उन्हें समाज की परंपरा तोड़ने वाली कहा जाता था। लेकिन इन विरोधों के बावजूद वे पीछे नहीं हटे। उनके लिए शिक्षा का कार्य केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का आंदोलन था। फुले का मानना था कि शिक्षा मनुष्य को आत्मसम्मान देती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी स्थिति को समझता है, अन्याय को पहचानता है और परिवर्तन की इच्छा पैदा करता है। शिक्षा व्यक्ति को ये एहसास कराती है कि वो जन्म से हीन नहीं है और उसे समान अवसर मिलने चाहिए। यही चेतना गुलामी की जड़ों को कमजोर करती है। उन्होंने ये भी समझाया कि समाज तभी स्वतंत्र बन सकता है जब ज्ञान सबके बीच समान रूप से फैले। यदि शिक्षा कुछ लोगों तक सीमित रहती है, तो सत्ता भी सीमित रहती है। लेकिन जब विद्यालय हर वर्ग के लिए खुलते हैं,
तब समाज में विचारों की स्वतंत्रता जन्म लेती है। इसी कारण फुले और सावित्रीबाई का संघर्ष केवल स्कूल खोलने तक सीमित नहीं था, वो मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत था। उनका विश्वास स्पष्ट था, शिक्षित समाज को लंबे समय तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। ज्ञान जागृति लाता है, जागृति आत्मविश्वास लाती है और आत्मविश्वास सामाजिक परिवर्तन की नींव बनता है। इसलिए शिक्षा उनके लिए दान नहीं बल्कि अधिकार थी, और यही अधिकार समाज को नई दिशा देने वाला बना। ज्योतिराव फुले ने भारतीय समाज की संरचना का विश्लेषण करते हुए ये समझाया कि स्त्री की स्थिति केवल सामाजिक असमानता का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक गहरे और संगठित नियंत्रण की व्यवस्था का हिस्सा थी। उनके अनुसार भारतीय स्त्री दोहरी गुलामी में जी रही थी। एक ओर वो जाति व्यवस्था के कारण सीमित थी और दूसरी ओर पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण उसके जीवन पर पुरुष का नियंत्रण स्थापित था। इस प्रकार स्त्री केवल समाज की सदस्य नहीं बल्कि सामाजिक नियमों की सबसे बड़ी पीड़ित बन गई थी। फुले ने देखा कि जन्म के साथ ही स्त्री के जीवन की दिशा तय कर दी जाती थी। बाल विवाह सामान्य माना जाता था, जहां छोटी उम्र में ही लड़कियों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी। शिक्षा से उन्हें दूर रखा जाता था, क्योंकि ज्ञान को स्त्रियों के लिए अनावश्यक या हानिकारक बताया जाता था। परिणाम ये हुआ कि स्त्रियां आर्थिक, बौद्धिक और सामाजिक रूप से निर्भर बना दी गईं। विधवाओं की स्थिति तो और भी कठोर थी। पति की मृत्यु के बाद उनका जीवन लगभग सामाजिक दंड में बदल जाता था। उन्हें सम्मानजनक जीवन, पुनर्विवाह और स्वतंत्र निर्णय का अधिकार नहीं दिया जाता था। फुले ने इन प्रथाओं को धार्मिक या नैतिक नहीं बल्कि अमानवीय सामाजिक नियंत्रण के रूप में देखा। उनके अनुसार समाज ने स्त्री के शरीर, श्रम और अस्तित्व पर अधिकार स्थापित कर लिया था। फुले और सावित्रीबाई ने इस स्थिति को बदलने के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष किया। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा को सामाजिक क्रांति का केंद्र बनाया, क्योंकि वे समझते थे कि शिक्षित स्त्री केवल स्वयं को नहीं बदलती बल्कि आने वाली पीढ़ियों की चेतना भी बदल देती है। एक शिक्षित माँ पूरे समाज को नई दिशा दे सकती है। फुले का विचार स्पष्ट था कि जिस समाज में आधी आबादी स्वतंत्र नहीं है, वो समाज स्वयं भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। यदि स्त्री भय, अज्ञान और निर्भरता में जी रही है, तो सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। इसलिए उन्होंने स्त्री मुक्ति को केवल स्त्रियों का मुद्दा नहीं बल्कि मानव मुक्ति का प्रश्न माना। उनके अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता तब संभव है जब स्त्री को शिक्षा, सम्मान, निर्णय और समान अवसर प्राप्त हों। समाज की प्रगति केवल पुरुषों की उन्नति से नहीं मापी जा सकती। वो तब पूर्ण होती है जब स्त्री भी समान अधिकार और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके। यही कारण था कि फुले के लिए स्त्री की मुक्ति सामाजिक क्रांति का अनिवार्य आधार थी। ज्योतिराव फुले धर्म को अंधविश्वास या केवल पूजा पद्धति के रूप में नहीं देखते थे। वे धर्म के मूल उद्देश्य पर प्रश्न उठाते हैं। उनका मूल सवाल था कि धर्म का अस्तित्व मनुष्य के कल्याण के लिए है या मनुष्य को धर्म के नाम पर नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। यदि धर्म मनुष्य को स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और मानवीय जीवन देने के बजाय उसे भय, भेदभाव और अधीनता में रखे, तो फिर उस धर्म की नैतिकता पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। फुले के अनुसार धर्म का वास्तविक अर्थ नैतिक जीवन होना चाहिए। सच्चा धर्म वो है जो मनुष्य को मनुष्य समझे, जिसमें सभी के लिए समान सम्मान हो और जहां श्रम को पवित्र माना जाए। जो व्यक्ति खेत में काम करता है, निर्माण करता है, समाज का पालन करता है, उसका श्रम भी उतना ही सम्मानित होना चाहिए जितना किसी धार्मिक कर्म का। उनके लिए मानवता ही धर्म का केंद्र थी, न कि जन्म या जाति। वे कहते हैं कि जब धर्म समानता, करुणा और न्याय सिखाता है, तब वो समाज को जोड़ता है। लेकिन जब धर्म जन्म के आधार पर श्रेष्ठता और हीनता तय करने लगे, तब वो नैतिकता से दूर चला जाता है। ऐसी स्थिति में धर्म आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं रहता, बल्कि सामाजिक विभाजन का साधन बन जाता है। मनुष्य को ये विश्वास दिलाया जाता है कि उसकी सामाजिक स्थिति ईश्वरीय इच्छा है और इस प्रकार अन्याय को भी पवित्र बना दिया जाता है। फुले ने नैतिकता को धर्म से ऊपर रखा। उनके अनुसार नैतिकता का आधार मानव अनुभव और न्याय की भावना है। यदि कोई परंपरा या धार्मिक नियम मनुष्य की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो उसे बदलना ही सच्चा धार्मिक आचरण है। धर्म तब सार्थक है जब वह मनुष्य को स्वतंत्र सोचने, दूसरों के प्रति संवेदनशील बनने और समाज में समानता स्थापित करने की प्रेरणा दे।
इस दृष्टि से उन्होंने समाज को ये समझाने का प्रयास किया कि धर्म का मूल्य उसकी बाहरी रस्मों में नहीं, बल्कि उसके नैतिक परिणामों में है। जो व्यवस्था मनुष्य को बांटती है वो धर्म नहीं हो सकती, और जो व्यवस्था मानवता, श्रम और समानता का सम्मान करती है वही वास्तविक आध्यात्मिकता का रूप है। उनके लिए धर्म और नैतिकता का अंतिम लक्ष्य एक ही था, मनुष्य की गरिमा और सामाजिक न्याय। ज्योतिराव फुले भारतीय समाज की संरचना को समझाते हुए किसान और श्रमिक की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हैं। उनके अनुसार समाज का वास्तविक आधार वही लोग हैं जो श्रम करते हैं, जो भूमि जोतते हैं, अन्न पैदा करते हैं, निर्माण करते हैं और पूरे समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। फिर भी विडंबना ये है कि उत्पादन करने वाला वर्ग सम्मान, सुरक्षा और निर्णय लेने की शक्ति से वंचित रहता है। फुले ने देखा कि किसान पूरे वर्ष मेहनत करता है, प्रकृति की अनिश्चितताओं से लड़ता है, फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहती है। वो उत्पादन का स्रोत है, लेकिन संपत्ति और प्रतिष्ठा का लाभ किसी और को मिलता है। ये केवल आर्थिक समस्या नहीं थी, इसके पीछे सामाजिक और धार्मिक संरचना भी काम कर रही थी। उनके अनुसार आर्थिक शोषण और धार्मिक शोषण एक दूसरे से जुड़े हुए थे। धर्म के नाम पर समाज में ऐसी मान्यताएं स्थापित की गईं जिनसे श्रमिक वर्ग अपनी स्थिति को नियति मान ले। यदि किसान को ये विश्वास दिला दिया जाए कि उसका कार्य सेवा करना ही उसका धर्म है, तो वो अपने श्रम के उचित अधिकार की मांग नहीं करेगा। इस प्रकार धार्मिक विचारधाराएं आर्थिक असमानता को स्थायी बनाने का माध्यम बन जाती हैं। फुले का तर्क था कि श्रम करने वाला वर्ग समाज को जीवित रखता है, लेकिन सत्ता उन लोगों के हाथों में रहती है जो उत्पादन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते। किसान मेहनत करता है, कर देता है, संसाधन पैदा करता है, लेकिन निर्णय लेने वाली संरचनाएं उससे दूर रहती हैं। परिणाम ये होता है कि श्रम और सत्ता के बीच गहरी दूरी बन जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि जब समाज श्रम को सम्मान नहीं देता, तब असमानता बढ़ती जाती है। श्रमिक और किसान अपने ही बनाए समाज में पराधीन बन जाते हैं। आर्थिक निर्भरता उन्हें सामाजिक रूप से कमजोर करती है और सामाजिक कमजोरी राजनीतिक अधिकारों को सीमित कर देती है। इस प्रकार गुलामी केवल खेतों या मजदूरी तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे जीवन की संरचना में फैल जाती है। फुले का संदेश था कि समाज को श्रम की गरिमा को पहचानना होगा। जिस दिन किसान और श्रमिक अपने श्रम के मूल्य को समझेंगे और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, उसी दिन वास्तविक सामाजिक परिवर्तन शुरू होगा। उनके लिए मुक्ति का अर्थ केवल आर्थिक सुधार नहीं था, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना था जहां उत्पादन करने वाला वर्ग सम्मान, अधिकार और समान भागीदारी प्राप्त कर सके। ज्योतिराव फुले के विचारों में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वे गुलामी को केवल बाहरी बंधन के रूप में नहीं देखते थे। उनके अनुसार असली गुलामी वो होती है जो मनुष्य के मन में बैठ जाती है। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि उसकी स्थिति बदल नहीं सकती, जब वो अन्याय को स्वाभाविक मानने लगता है, तब वो बिना जंजीरों के भी बंधा हुआ रहता है। यही मानसिक अवस्था समाज को लंबे समय तक पराधीन बनाए रखती है। फुले का मानना था कि सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है। यदि मनुष्य अपने विचारों में स्वतंत्र नहीं है, तो बाहरी स्वतंत्रता भी अधूरी रहती है। इसलिए उन्होंने लोगों से सबसे पहले सोचने और प्रश्न करने का आग्रह किया। प्रश्न करना उनके लिए विद्रोह नहीं, बल्कि जागृति का पहला कदम था। जब मनुष्य पूछता है कि नियम क्यों बने, परंपराएं किसके लिए हैं और असमानता का आधार क्या है, तभी वो अपने अस्तित्व को समझना शुरू करता है। पढ़ना और शिक्षा प्राप्त करना इस मानसिक क्रांति का दूसरा चरण था। ज्ञान मनुष्य को आत्मविश्वास देता है और अज्ञान से पैदा हुए भय को समाप्त करता है। शिक्षा केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि सोचने की क्षमता विकसित करती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने अधिकारों को पहचानता है और समाज में अपनी भूमिका को नए दृष्टिकोण से देखता है। फुले ने संगठन की आवश्यकता पर भी बल दिया। अकेला व्यक्ति अक्सर व्यवस्था के सामने कमजोर पड़ जाता है, लेकिन जागरूक लोगों का समूह परिवर्तन की शक्ति बन सकता है। जब लोग अपने साझा अनुभवों को समझते हैं और एक साथ खड़े होते हैं, तब सामाजिक परिवर्तन संभव होता है। संगठन केवल राजनीतिक साधन नहीं, बल्कि सामूहिक आत्मसम्मान का निर्माण है। सबसे बड़ी बाधा भय है, समाज का भय, परंपरा का भय, धर्म के नाम पर सिखाया गया भय। फुले का संदेश था कि जब तक मनुष्य डरता रहेगा, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। भय टूटते ही चेतना जागती है, और चेतना जागते ही गुलामी की नींव कमजोर होने लगती है।
इस प्रकार उनकी मानसिक क्रांति का आह्वान बाहरी संघर्ष से पहले आंतरिक परिवर्तन की बात करता है। स्वतंत्रता केवल सत्ता बदलने से नहीं आती, वो तब आती है जब मनुष्य स्वयं को बराबर समझने लगता है, सोचने का साहस करता है और अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करने का अधिकार स्वीकार करता है। 1873 में ज्योतिराव फुले ने अपने विचारों को केवल पुस्तकों और भाषणों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें सामाजिक आंदोलन का रूप दिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये केवल एक संगठन नहीं था, बल्कि सामाजिक व्यवस्था को बदलने का व्यावहारिक प्रयास था। फुले का विश्वास था कि जब तक समाज अपनी रोजमर्रा की परंपराओं और संस्थाओं को नहीं बदलेगा, तब तक समानता केवल विचार बनी रहेगी। सत्यशोधक समाज का मूल अर्थ था सत्य की खोज करने वाला समाज। इसका उद्देश्य लोगों को अंध परंपराओं से मुक्त करना और जीवन को तर्क, समानता और मानवता के आधार पर पुनर्गठित करना था। फुले ने विवाह, धर्म और सामाजिक संबंधों को उस समय की परंपरागत सत्ता संरचनाओं से अलग करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसे विवाह प्रारंभ किए जिनमें ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती थी। विवाह को धार्मिक नियंत्रण से हटाकर सामाजिक और मानवीय संबंध के रूप में स्थापित किया गया। इस संगठन का लक्ष्य एक ऐसे समाज की रचना करना था जहां जन्म नहीं बल्कि मनुष्य की समानता आधार बने। सत्यशोधक समाज ने जाति आधारित श्रेष्ठता को अस्वीकार किया और सभी वर्गों को समान सम्मान देने की बात कही। इसमें स्त्रियों, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदायों को सक्रिय भागीदारी दी गई, जिससे सामाजिक जीवन में लोकतांत्रिक भावना विकसित हो सके। फुले के लिए लोकतंत्र केवल राजनीतिक शासन प्रणाली नहीं था, वे सामाजिक लोकतंत्र की बात करते थे। ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को सम्मान, शिक्षा और निर्णय लेने का अधिकार मिले। यदि समाज के भीतर असमानता बनी रहे तो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाती है। इसलिए सत्यशोधक समाज सामाजिक चेतना का आंदोलन था, जो लोगों को स्वयं सोचने और अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने के लिए प्रेरित करता था। इस पहल को भारतीय समाज में एक नई दिशा देने वाला कदम माना जा सकता है। पहली बार संगठित रूप से ऐसी कोशिश हुई जिसमें सामाजिक बराबरी, तर्कशीलता और मानव गरिमा को केंद्र में रखा गया। सत्यशोधक समाज ने यह संदेश दिया कि परिवर्तन केवल सत्ता परिवर्तन से नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों और सोच के लोकतंत्रीकरण से आता है। यही प्रयास आगे चलकर भारत में सामाजिक न्याय और समानता के आंदोलनों की मजबूत नींव बना। जब ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी लिखी, तब उनका दृष्टिकोण केवल भारत तक सीमित नहीं था। वे भारतीय समाज की समस्या को विश्व इतिहास के व्यापक संदर्भ में समझ रहे थे। इसी कारण उन्होंने अपनी पुस्तक को अमेरिका के दास मुक्ति आंदोलन को समर्पित किया। यह समर्पण प्रतीकात्मक था। वे यह दिखाना चाहते थे कि अन्याय और गुलामी किसी एक देश या संस्कृति की समस्या नहीं, बल्कि मानव इतिहास की साझा चुनौती रही है। ज्योतिराव फुले ने अमेरिकी समाज में हुई नस्लीय गुलामी और भारतीय जाति व्यवस्था के बीच गहरी समानता देखी। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के लोगों को जन्म के आधार पर गुलाम बनाया गया था। उनकी पहचान ही उनके अधिकारों की सीमा तय कर देती थी। ठीक इसी प्रकार भारत में जाति जन्म से तय हो जाती थी और वही व्यक्ति के जीवन की दिशा निर्धारित करती थी। कौन सम्मान पाएगा, कौन श्रम करेगा और किसे अवसरों से दूर रखा जाएगा। फुले का तर्क था कि शोषण की संरचना हर समाज में लगभग समान ढंग से काम करती है। पहले किसी समूह को अलग या निम्न घोषित किया जाता है, फिर उस भेदभाव को धार्मिक, सामाजिक या वैज्ञानिक तर्कों से सही साबित किया जाता है। धीरे धीरे पीड़ित वर्ग को ये विश्वास दिला दिया जाता है कि उसकी स्थिति स्वाभाविक है। यही वो प्रक्रिया है जिससे गुलामी टिकाऊ बनती है। उन्होंने ये भी समझाया कि चाहे वो नस्ल के नाम पर हो या जाति के नाम पर, गुलामी का मूल सिद्धांत एक ही रहता है। कुछ लोगों का श्रम और जीवन दूसरों की सत्ता को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मुक्ति का संघर्ष भी सार्वभौमिक होता है। जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की मांग करते हैं, तो वे वास्तव में एक ही मानवीय संघर्ष का हिस्सा बन जाते हैं। फुले का संदेश स्पष्ट था कि सामाजिक न्याय का आंदोलन सीमाओं से परे होता है। एक समाज की मुक्ति दूसरे समाज को प्रेरणा देती है।
उन्होंने भारतीय जनता को ये समझाने की कोशिश की कि यदि दुनिया में कहीं भी गुलामी टूट सकती है तो मानसिक और सामाजिक बंधन यहाँ भी टूट सकते हैं। इस प्रकार गुलामगिरी केवल भारतीय समाज की आलोचना नहीं बल्कि मानव स्वतंत्रता की वैश्विक चेतना से जुड़ा हुआ घोषणा पत्र बन जाती है। ज्योतिराव फुले का दृष्टिकोण धर्म के पूर्ण विरोध का नहीं था, बल्कि अंधविश्वास और बिना प्रश्न किए विश्वास करने की प्रवृत्ति के विरोध का था। वे मानते थे कि मनुष्य का जीवन समझ और अनुभव पर आधारित होना चाहिए, न कि भय पर। उनके अनुसार जब धर्म मनुष्य को सोचने से रोक देता है और उसे डर के माध्यम से नियंत्रित करता है, तब वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं बल्कि सामाजिक शोषण का साधन बन जाता है। फुले प्रकृति को समझने की आवश्यकता पर बल देते थे। उनका मानना था कि संसार किसी रहस्यमय भय से नहीं बल्कि प्राकृतिक नियमों से संचालित होता है। वर्षा, ऋतु परिवर्तन, जन्म और मृत्यु, ये सब प्रकृति की प्रक्रियाएं हैं जिन्हें समझा जा सकता है। जब इन घटनाओं को अलौकिक शक्ति या दैवी दंड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तब मनुष्य ज्ञान से दूर हो जाता है और डर के अधीन जीवन जीने लगता है। वे कहते थे कि ईश्वर के नाम पर भय उत्पन्न करना समाज को नियंत्रित करने का आसान तरीका बन जाता है। यदि लोगों को ये विश्वास दिला दिया जाए कि प्रश्न करना पाप है या तर्क करना अधर्म है, तो वे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने से भी डरने लगते हैं। इस प्रकार अंधविश्वास केवल धार्मिक समस्या नहीं रहता, वो सामाजिक प्रगति में बाधा बन जाता है। फुले तर्क को मुक्ति का मार्ग मानते थे। उनके लिए तर्क का अर्थ केवल बुद्धि का उपयोग नहीं था, बल्कि अनुभव, प्रमाण और मानव कल्याण के आधार पर निर्णय लेना था। तर्कशील व्यक्ति परंपराओं को अंध स्वीकार नहीं करता, बल्कि ये देखता है कि वे समाज के लिए न्यायपूर्ण हैं या नहीं। यही सोच मनुष्य को स्वतंत्र बनाती है। उनका विश्वास था कि धर्म और विज्ञान के बीच संघर्ष आवश्यक नहीं है। यदि धर्म मानवता और नैतिकता पर आधारित हो, विज्ञान प्रकृति को समझने का माध्यम है और तर्क सामाजिक जीवन को न्यायपूर्ण बनाने का साधन। जब मनुष्य भय से मुक्त होकर ज्ञान और विवेक के साथ जीवन जीता है, तभी वास्तविक स्वतंत्रता संभव होती है। इसलिए फुले के लिए तर्क केवल बौद्धिक अभ्यास नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक मुक्ति का आधार था। ज्योतिराव फुले का विश्लेषण केवल उनके समय तक सीमित नहीं था। उनके विचार आधुनिक समाज को समझने की भी कुंजी देते हैं। आज बाहरी रूप से समाज बदल चुका दिखाई देता है। संविधान समानता की बात करता है, शिक्षा के अवसर बढ़े हैं और लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थापित हैं। फिर भी सामाजिक वास्तविकता में असमानता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। गुलामी का स्वरूप बदल गया है, लेकिन उसकी संरचना कई स्तरों पर अब भी मौजूद है। आज जाति खुलकर हमेशा दिखाई नहीं देती, पर सामाजिक व्यवहार, अवसरों की उपलब्धता और संसाधनों के वितरण में उसका प्रभाव बना रहता है। कौन बेहतर शिक्षा पाएगा? किसे रोजगार में आसानी होगी? किसकी आवाज अधिक सुनी जाएगी? इन प्रश्नों के पीछे अक्सर ऐतिहासिक सामाजिक ढांचे काम करते रहते हैं। भेदभाव अब पहले जैसा प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उसे पहचानना भी कठिन हो गया है। फुले के विचारों के अनुसार आधुनिक गुलामी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अदृश्यता है। लोग स्वयं को स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन सामाजिक पूर्वाग्रह, आर्थिक असमानता और मानसिक सीमाएं उन्हें प्रभावित करती रहती हैं। अवसर समान दिखाई देते हैं, पर सभी के लिए उनकी पहुंच समान नहीं होती। यही वो स्थिति है जहां असमानता व्यवस्था का हिस्सा बनकर सामान्य लगने लगती है। सामाजिक भेद अब केवल धार्मिक या पारंपरिक नियमों में नहीं, बल्कि आधुनिक संस्थाओं, भाषा, सांस्कृतिक पूंजी और आर्थिक संसाधनों में भी दिखाई देते हैं। प्रतिस्पर्धा की दुनिया में वही आगे बढ़ पाता है जिसके पास पहले से अवसर और समर्थन मौजूद हो। इस प्रकार ऐतिहासिक असमानताएं नए रूपों में जीवित रहती हैं। फुले की चेतावनी थी कि यदि समाज केवल बाहरी परिवर्तन को ही प्रगति समझ ले, तो वास्तविक स्वतंत्रता अधूरी रह जाएगी। मानसिक जागरूकता, सामाजिक संवेदनशीलता और समान अवसरों की निरंतर कोशिश आवश्यक है। जब तक हर व्यक्ति को सम्मान और न्यायपूर्ण अवसर नहीं मिलते, तब तक स्वतंत्रता केवल औपचारिक बनी रहती है। इस दृष्टि से आधुनिक समय में गुलामगिरी का अर्थ जंजीरों में बंधा होना नहीं, बल्कि उन अदृश्य संरचनाओं को पहचानना है जो मनुष्य की संभावनाओं को सीमित करती हैं। जागरूक समाज वही है जो इन छिपी हुई असमानताओं को समझे और समानता को केवल आदर्श नहीं, बल्कि व्यवहारिक वास्तविकता बनाने का प्रयास करे। ज्योतिराव फुले का दर्शन किसी एक धार्मिक या दार्शनिक परंपरा तक सीमित नहीं था,
उनका चिंतन सीधे मनुष्य के जीवन, उसकी गरिमा और समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने से जुड़ा था। उनके विचारों का केंद्र मानव था, न जन्म, न जाति, न परंपरा, बल्कि मनुष्य का अस्तित्व और उसका अधिकार। इसी कारण उनका दर्शन मूल रूप से मानववादी दर्शन के रूप में सामने आता है। फुले मानते थे कि समाज की वास्तविक उन्नति तभी संभव है जब हर व्यक्ति को समान सम्मान मिले। उनके लिए समानता केवल कानून की बात नहीं थी, बल्कि सामाजिक व्यवहार का आधार थी। यदि समाज में कुछ लोगों को जन्म के कारण श्रेष्ठ और कुछ को हीन माना जाता है, तो वो समाज नैतिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने समानता को सामाजिक जीवन का अनिवार्य सिद्धांत माना। सामाजिक न्याय उनके दर्शन का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ था। फुले ने ये स्पष्ट किया कि न्याय का अर्थ केवल अपराध और दंड की व्यवस्था नहीं है, बल्कि अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण भी है। शिक्षा, संसाधन, सम्मान और भागीदारी, इन सब पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। वे चाहते थे कि समाज उन ऐतिहासिक अन्यायों को पहचाने जिन्होंने बड़े वर्गों को लंबे समय तक वंचित रखा। शिक्षा उनके दर्शन की सबसे क्रांतिकारी धुरी थी। उनके अनुसार शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि चेतना निर्माण की प्रक्रिया है। शिक्षित व्यक्ति स्वयं सोचता है, प्रश्न करता है और अपने अधिकारों को पहचानता है। इसलिए शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन बनती है। फुले के लिए विद्यालय केवल पढ़ाई की जगह नहीं थे, वे सामाजिक क्रांति के केंद्र थे। इन सभी विचारों को मिलाकर उनका दर्शन बहुजन मुक्ति की अवधारणा बनाता है। बहुजन अर्थात समाज का वो विशास वर्ग जो ऐतिहासिक रूप से सत्ता और संसाधनों से दूर रहा। फुले का उद्देश्य केवल सुधार नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था की स्थापना था जिसमें बहुसंख्यक समाज आत्मसम्मान, ज्ञान और समान अधिकारों के साथ जीवन जी सके। उनका दर्शन व्यक्ति की मुक्ति से आगे बढ़कर सामूहिक मुक्ति की बात करता है। ऐसी मुक्ति जिसमें समाज का हर वर्ग स्वतंत्र और सम्मानित हो। ज्योतिराव फुले का अंतिम संदेश मनुष्य की गरिमा और आत्मसम्मान पर आधारित था। उनके अनुसार किसी व्यक्ति की महानता उसके जन्म, जाति या वंश से तय नहीं होती। मनुष्य को महान बनाता है उसका कर्म, उसका ज्ञान और उसका समाज के प्रति नैतिक व्यवहार। यदि समाज जन्म को ही मूल्य का आधार बना देता है, तो वो मनुष्य की वास्तविक क्षमता को नष्ट कर देता है। फुले ने अपने पूरे जीवन में ये समझाने की कोशिश की कि असमानता प्राकृतिक नहीं होती, उसे बनाया जाता है, सिखाया जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जाता है। इसलिए मुक्ति भी केवल बाहरी परिवर्तन से नहीं आती। जब मनुष्य स्वयं को बराबर समझने लगता है, जब वो ज्ञान प्राप्त करता है और अन्याय को स्वीकार करने से इनकार करता है, तभी वास्तविक स्वतंत्रता संभव होती है। उनके लिए गुलामगिरी केवल एक पुस्तक नहीं थी, ये समाज को आईना दिखाने का प्रयास था। ऐसा आईना जिसमें लोग अपने इतिहास, अपनी मान्यताओं और अपनी मानसिक सीमाओं को पहचान सकें। पुस्तक का उद्देश्य किसी समूह से घृणा पैदा करना नहीं, बल्कि चेतना जगाना था। फुले चाहते थे कि लोग सोचें, पढ़ें और अपने जीवन के निर्णय स्वयं लें, न कि परंपरा या भय के आधार पर। उनका अंतिम संदेश आशा का संदेश है। वे मानते थे कि समाज बदल सकता है, क्योंकि मनुष्य सोचने और सीखने की क्षमता रखता है। ज्ञान से चेतना आती है, चेतना से साहस पैदा होता है और साहस से परिवर्तन संभव होता है। इसलिए उन्होंने शिक्षा, समानता और मानवता को भविष्य के समाज की नींव बताया। समापन में उनका विचार सरल लेकिन गहरा है। जब तक मनुष्य स्वयं को हीन मानता रहेगा, गुलामी बनी रहेगी। जिस दिन वो अपने भीतर सम्मान, विवेक और स्वतंत्र सोच को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन मुक्ति की शुरुआत होगी। गुलामगिरी इसी जागरण की पुकार है, एक ऐसी चेतना जो समाज को अन्याय से बाहर निकालकर मानवता और समानता की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान करती है। ज्ञान तभी जीवित रहता है जब समाज प्रश्न पूछने का साहस करता है। श्रद्धा तभी महान बनती है जब उसमें तर्क, विवेक और समझ शामिल हो। और समाज तभी सच में स्वतंत्र होता है जब हर मनुष्य को समान सम्मान मिले। यही है चेतना की शुरुआत, यही है मुक्ति का मार्ग। यह ऑडियो बुक रेडियो पाठशाला की बहुजन उत्थान प्लेलिस्ट का एक विशेष एपिसोड है। ऐसी ही गहन, ज्ञानवर्धक और चिंतनशील ऑडियो बुक सुनने के लिए रेडियो पाठशाला की सभी प्लेलिस्ट अवश्य देखें।
इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विचार, नए प्रश्न और नए ज्ञान के साथ। आपका समय, आपका विश्वास और ज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा ही रेडियो पाठशाला की असली शक्ति है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न, नई खोज और नई चेतना के साथ।